हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। मैं उन सभी वीडियोस के लिंक और प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट विवर्तनिकी से। प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है, आप ये समझिए कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में बहुत सारे प्लेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल के टुकड़े हैं जिनमें महासागर के स्थल आते हैं, जिनमें कई महाद्वीपों के स्थल आते हैं। तो हमारी पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े प्लेट हैं। इन्हें प्लेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लेट की शक्ल के हैं। यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ लिखा है संसार की प्रमुख बड़ी व छोटी प्लेट का वितरण। आप इस तरह से समझिए कि ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये एक प्लेट है, इसका नाम है यूरेशियाई प्लेट। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्थल को आप देख सकते हैं, इसका नाम है उत्तर अमेरिकी प्लेट। इसी तरह से और भी बहुत सारे छोटे और बड़े प्लेट हैं जिनका नाम दिया गया है और ये कई नामों से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर जो स्थल है उसी को ही सिर्फ प्लेट कहेंगे। महासागर के अंदर भी सरफेस होते हैं, वो भी पृथ्वी के किसी न किसी प्लेट के हिस्से हैं। इसी वजह से उनका भी अपना एक नाम है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर प्रशांत महासागर प्लेट नाम दिया गया है, ये है नजका प्लेट। और इसी तरह ये क्या है? ये अफ्रीकी प्लेट है। तो इस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर बहुत तरह के बहुत बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हैं, ऐसे स्थल हैं जिनमें कई महाद्वीप के हिस्से आते हैं, कई महासागर के हिस्से आते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्लेट कहा जाता है। और ये जो प्लेट है जो हमारी अर्थ पर है, वो जो हमारी अर्थ का हिस्सा है, जिस पर महासागर है, जिस पर कई महाद्वीप हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ इंच ये मूव करते रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह वो चलते रहते हैं। इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है कि सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने इंडिपेंडेंट रूप से जितने भी सारे विचार थे जो कि अर्थ के बारे में थे, अर्थ के जो महासागर हैं, अर्थ में जो महाद्वीप हैं, उनके बारे में जितने भी विचार दिए गए थे, उनके बारे में जितनी भी नॉलेज दी गई थी, जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, उन सभी को उन्होंने इकट्ठा किया। किसने इकट्ठा किया? मैकेंजी, पार्कर ने और मॉर्गन ने। सारे नॉलेज को उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया, अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। जब उन्होंने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उन्होंने अपने विचार को क्या नाम दिया? प्लेट विवर्तनिकी बताया। यानी कि वो किससे जुड़ी हुई थी? वो अर्थ पर पाई जाने वाली उन सभी बड़े बड़े स्थल के बारे में थी, उन बड़े बड़े हिस्से, पृथ्वी के हिस्से के बारे में थी जिस पर महाद्वीप है, जिस पर महासागर है। तो जो अर्थ है, अर्थ में बहुत बड़े बड़े इस तरह से प्लेट है। एक विवर्तनिक प्लेट जिसका नाम है लिथोस्फेरिक प्लेट, ये क्या है? ये बहुत ही ठोस चट्टान है और बहुत ही बड़ा विशाल है और इसका जो आकार है, इसका शेप जो है वो अनियमित है। यानी कि इसकी जो शेप है वो ना सर्कल है ना रेक्टेंगल है, इसका अनियमित आकार है। यानी कि चारों तरफ से ये अनियमित आकार का है और ये महाद्वीप और महासागर स्थल मंडों से मिलकर बना है। कौन बना है? एक विवर्तनिक प्लेट जिसका नाम है लिथोस्फेरिक। ये किससे मिलकर बना है? ये महाद्वीप और महासागर स्थल मंडों से। यानी कि जो सरफेस है, महाद्वीप का जो सरफेस है और महासागर के अंदर की जो सरफेस है, उससे मिलकर ये बहुत बड़ा सा एक प्लेट बना है। और ये जो प्लेट है वो क्या करता है? वो एक जगह से दूसरी जगह ये खिसक रहा है।
ऐसे बहुत सारे प्लेट हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं। इसके बारे में और आगे क्या लिखा है, इसके बारे में लिखा है कि ये जो प्लेटें हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेटें हैं, वो दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में ये चलते रहते हैं। ये दुर्बलता मंडल क्या होता है, जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है, जो परपटी होती है, और जो मेंटल, जो अर्थ का एक भाग होता है मेंटल के ऊपर का जो भाग होता है, और अर्थ के जो परपटी होती है वहाँ से लेकर मेंटल के ऊपरी भाग तक के जो एरिया होते हैं उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो इसी दुर्बलता मंडल में जो ये विवर्तनिक प्लेट है जिसका नाम है लिथोस्फेरिक प्लेट, ये क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, यानी चलती रहती है। स्थल मंडल में परपटी और ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाता है। जब स्थल मंडल में क्या किया जाता है, परपटी को, जो स्थल मंडल की जो परपटी होती है, ऊपर की जो सरफेस होती है उसको, और मेंटल के ऊपर के सरफेस को शामिल किया जाता है, जिसकी मोटाई क्या है। महासागरों की बात करें तो 5 से 100 किलोमीटर, और महाद्वीप की बात करें तो 200 किलोमीटर है। इसकी मोटाई इतनी है, यानी कि महासागरों से 5 से 100 किलोमीटर नीचे और महाद्वीपीय भागों से लगभग 200 किलोमीटर नीचे की मोटाई को क्या कहा जाता है, इसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अगर कोई प्लेट है तो उसे महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है, अगर महाद्वीप का ज़्यादातर हिस्सा उस प्लेट के भाग में आता है तो उसे महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, और अगर महासागर का ज़्यादातर सरफेस का हिस्सा उस प्लेट में आता है तो उसे महासागरीय प्लेट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट है, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो सरफेस है वो ज़्यादातर इसी प्लेट में आता है, प्रशांत प्लेट में आता है। जबकि जो यूरेशियन प्लेट जिसे कहा जाता है वो महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, यानी कि यूरेशियन प्लेट में ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर पृथ्वी का सरफेस है, महाद्वीप का सरफेस है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। और प्रशांत प्लेट क्या किसे कहते हैं, प्रशांत प्लेट में ज़्यादातर महासागर के अंदर का जो सरफेस है वो आता है, इसलिए इस पूरे प्लेट को क्या कहा जाता है, प्रशांत प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, जो हमारी पृथ्वी का जो स्थल मंडल है जिस पर रहते हैं, 7 मेन प्लेट और कुछ छोटी प्लेटों में बटी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में बहुत सारे छोटे बड़े क्या हैं, प्लेट्स हैं, बहुत सारे छोटे बड़े प्लेट में ये बटी हुई हैं। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ किसे कहते हैं, जो नई मोड़दार जो पर्वत होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से जो चट्टानें मुड़कर इस तरह से उड़ जाती हैं, इसको नई और मोड़दार चट्टानें कहा जाता है, नई और मोड़दार पर्वत श्रेणी कही जाती है। खाइयाँ और भ्रंश मीन्स दरारें इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। सीमांकित मीन्स कि उनकी बॉर्डर बनाते हैं, जैसे कि ये एक प्लेट है और अगर इसमें कोई पर्वत श्रेणी है, नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, यानी कि ये नई और मोड़दार जो पर्वत है ये है, तो ये जो पर्वत श्रेणी है ये क्या करती है, इस प्लेट को सीमांकित करती है, यानी इसके बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा जो खाई है, कोई खाई किसी प्लेट की बॉर्डर बनाती है, कोई अगर दरार है तो इन प्लेटों को सीमांकित करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। इस तरह से हर एक प्लेट दूसरे प्लेट के बीच में अगर कोई पर्वत है, कोई खाई है, कोई भ्रंश है, तो ये क्या करते हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट को सीमांकित करते हैं, उनका बॉर्डर बनाते हैं, उनको बॉर्डर उनकी सीमा तय करते हैं। जितने भी जो मोड़दार और नए मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ हैं, खाइयाँ हैं और भ्रंश हैं, इन प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख प्लेट कौन कौन से हैं, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे प्लेटों के नाम दिए गए हैं। अंटार्कटिक प्लेट है, उत्तर अमेरिकी प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट
और कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो छोटी प्लेटें हैं वो भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। ये सभी जो प्लेट हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये 1 2 3 4 जो रोमन नंबर में दिए गए हैं वो सभी के सभी प्लेट हैं। इन्हें आप चित्र में समझ सकते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में ये दिया गया है कि ये जो प्लेट है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है और कौन कौन से महाद्वीप के भाग, कौन कौन से महासागर की जो सरफेस है उसके भाग इन प्लेटों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये जितने भी प्लेट हैं उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये कितने दूर तक फैले हैं और महासागर का कितना सरफेस या फिर महाद्वीप का कितना सरफेस इसमें आता है। जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो जो पृथ्वी पर प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, वो पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण करती हैं, यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से अलग हमें दिखाई देती है। वेगनर ने ये संकल्पना दी थी, वेगनर ने ये सिर्फ बताया था कि सिर्फ महाद्वीप ही गतिमान है। महाद्वीप जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो महाद्वीप है जिस पर हम रहते हैं वही सिर्फ गतिमान है, वही सिर्फ चलती रहती है। ये सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है। जो महाद्वीप क्या है, वो प्लेट का हिस्सा है। अर्थ के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े प्लेट हैं जिसके अंतर्गत महासागर के सरफेस आते हैं, हमारी जो महाद्वीप के सरफेस हैं वो आते हैं, वो सभी क्या है, सभी किसी ना किसी प्लेट का हिस्सा है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो महाद्वीप प्लेट है, महाद्वीप जो है वो एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलता रहता है। यह एक निर्विवाद तथ्य है, यानी कि इस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं किया जा सकता। भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं। सभी प्लेट, चाहे वो महासागर के जो प्लेट है, यानी महासागर जिस प्लेट के ऊपर है, महाद्वीप जिस प्लेट के अंतर्गत आता है, वो सभी प्लेट क्या हैं, वो सभी प्लेट चल रही हैं, गति कर रही हैं और भविष्य में भी वो चलती रहेंगी, वो गति करती रहेंगी। जब आप चित्र को देखिएगा तो यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं कि ये जो चित्र है पहले 5400 लाख वर्ष पूर्व इसकी जो स्थिति थी वो कैसी थी, इसके बाद इसकी स्थिति कैसी हो गई, इसकी स्थिति कैसी हो गई, इसकी स्थिति कैसे हो गई और आज वर्तमान में इन सभी महाद्वीपों की स्थिति कैसे हो गई। तो महाद्वीप क्या है, महाद्वीप किसका हिस्सा है, महाद्वीप सभी प्लेट, किसी न किसी प्लेट का हिस्सा है। प्लेट अगर चल रही है, प्लेट अगर गति कर रही है तो फिर महाद्वीप भी गति कर रहे हैं और इनका नक्शा आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं, इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्लेट है वो क्या है, वो गतिमान है, वो चल रही है और सभी महासागर के सरफेस, सभी महाद्वीप किसी न किसी प्लेट के हिस्से हैं। वेगनर ने शुरू में क्या बताया था, वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके अनुसार सभी महाद्वीप मिलकर एक सुपर महाद्वीप बनाते थे जिसका नाम था पेंजिया। उन्होंने क्या नाम रखा था, वेगनर ने उस बहुत बड़े भूखंड का नाम रखा था पेंजिया और उनका कहना था कि जितने भी महाद्वीप हैं वो आपस में मिलकर एक सुपर महाद्वीप का निर्माण करते हैं जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। हालांकि बाद की खोजों ने ये क्लियर कर दिया कि जो महाद्वीपीय पिंड हैं, जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, वो प्लेट के ऊपर ही प्रेजेंट है, वो प्लेट के ऊपर ही स्थित है, भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे। और ये क्या थे, ये जो महाद्वीपीय पिंड थे वो हमेशा से चलायमान थे, हमेशा से ही चलते रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह गति करते रहे थे और अभी भी ये गति कर रहे हैं। और पेंजिया अलग अलग महाद्वीप खंडों के अभिसरण से बना था और बाद की खोजों से ये क्लियर हो गया कि जो पेंजिया है वो अलग अलग महाद्वीप खंडों के अभिसरण से बना था। यहाँ लिखा है अभिसरण, अभिसरण मीन्स आगे बढ़ना, मूव करना। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ये लिखा है कि जो पेंजिया है वो अलग अलग महाद्वीप के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, महाद्वीप जो एक बड़ा बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, जो खंड है, वो
महाद्वीप खंडों के अभिसरण से बना है, यानी कि जो महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप हैं जो चलते रहे हैं, तो उनके मूव से बना है, उनके चलने से बना है, जो कभी एक ही या किसी दूसरी प्लेट के हिस्सा थे। और सभी महाद्वीप क्या थे, या तो वो एक या किसी दूसरे प्लेट के हिस्सा थे, फिर उनमें डिवीज़न हुआ, फिर वो चलते रहे। इस तरह से सभी महाद्वीप, ये खोज में क्लियर हुआ कि जितने भी महाद्वीप हैं वो किसी न किसी प्लेट के हिस्सा हैं। आगे लिखा है पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर, यानी कि ये जो पूरा चुंबकीय आंकड़ा है वो क्या होता है, पैलियोमैग्नेटिक क्या होता है, चट्टानों में जो जमा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जब उसे अध्ययन किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, पूरा चुंबकीय कहा जाता है। तो जब इसका अध्ययन किया गया, जब पृथ्वी में जो चट्टानें हैं उनके जो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया गया, तो उसके आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो टाइम है उसमें जो भूकाल, यानी कि जो ज़मीन का समय है, उनमें प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। अवस्थिति मीन्स कि वो जो महाद्वीपीय खंड है, जो महाद्वीप का जो बड़ा बड़ा, जिसे हम एक स्थल खंड कह सकते हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं किसी स्थल की, तो उसकी अवस्थिति निर्धारित की है, उसकी पोजीशन निर्धारित की है। किसने निर्धारित की है, पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय खंड के पोजीशन निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप, उस भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो अवस्थिति है, वो नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उसके विश्लेषण के आधार पर आंकी गई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पोजीशन किस तरह से आंकी गई, भारतीय उपमहाद्वीप की पोजीशन, ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की जो पोजीशन थी वो नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनका विश्लेषण किया गया, उनको जांचा गया, उनको परखा गया, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की गई, उसको एग्जामिन किया गया, उसका विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर ही भारतीय उपमहाद्वीप की पोजीशन को आंका गया। प्लेट संचरण के फलस्वरूप, जब प्लेट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, खिसकती है, इसके आधार पर, इसके फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं मीन्स कि जब एक प्लेट और दूसरे प्लेट में जब मूवमेंट होता है, या तो वो खिसकती हैं या तो वो एक दूसरे के ऊपर जब ये मूव करती हैं, तो इस तरह से एक सीमा बनती है, एक बॉर्डर बनता है। वो कितनी तरह की बॉर्डर हैं, वो कितनी तरह की बाउंड्रीज हैं, 3 तरह की बाउंड्रीज बनती हैं। पहला है अपसारी सीमा, दूसरा है अभिसरण सीमा और तीसरा है रूपांतर सीमा। इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। अपसारी सीमा किसे कहते हैं? अपसारी सीमा को इंग्लिश में कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इसके बारे में यहाँ लिखा है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे के उल्टे दिशा में हटती हैं, जब 2 प्लेट जब एक दूसरे के उल्टे दिशा में जब हटती हैं और जब नई परपटी का, एक नई सरफेस का, परपटी का जब निर्माण होता है, तो इसे कौन सा प्लेट कहा जाता है? उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। यानी कि जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव करती हैं, जब ये हटती हैं, अलग हटती हैं, तो इस तरह के प्लेट को क्या कहा जाता है? अपसारी प्लेट कहा जाता है। और वो जगह जहाँ से ये प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, इसे प्रसारी स्थान यानी स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। जिस जगह से ये दोनों हटती हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? प्रसारी स्थान कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल लें तो अपसारी सीमा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से जो अमेरिकी प्लेटें हैं, अमेरिकी प्लेटें मीन्स उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी जो प्लेटें हैं, और यूरेशियन और अफ्रीकी जो प्लेटें हैं वो अलग हो रही हैं। नेक्स्ट है अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा किसे कहते हैं? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे इस तरह से धंस जाती है और जहाँ पर ये जो भूपर्पटी है उसका नष्ट हो जाता है, भूपर्पटी नष्ट हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को अभिसरण सीमा कहते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहा जाता है।
वह जगह जहाँ पर प्लेट धंसती है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे प्रविष्ठन क्षेत्र भी कहा जाता है। अब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाती है। ये कितने तरह से हो सकता है? किसके किसके बीच में हो सकता है? महासागर और महाद्वीपीय जो प्लेट होते हैं उनके बीच में अभिसरण हो सकता है, यानी कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के नीचे धंस सकते हैं। दो महासागरीय प्लेट जो होते हैं उनके बीच में अभिसरण हो सकता है, यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस सकती है। और तीसरा है दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, यानी कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट होंगे तो वो एक दूसरे के नीचे धंस जाएंगे, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाएगी। तो इस तरह से जो अभिसरण होता है वो किनके बीच होता है? महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में होता है। महासागर जो प्लेटें होती हैं, एक महासागर की प्लेट दूसरे महासागर के प्लेट के नीचे धंस सकती है। दो महाद्वीप जो प्लेट है, एक महाद्वीप और दूसरे महाद्वीप की जो प्लेटें हैं वो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस सकती है। तो इस तरह से जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ जो भूपर्पटी होती है प्लेट की वो जब नष्ट होती है तो उसे कौन सी सीमा कहा जाता है? उसे कौन सी बाउंड्री कहा जाता है? उसे अभिसरण सीमा कहा जाता है, उसे ही कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहा जाता है। और जिस जगह पर प्लेट धंसती है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र भी, सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे रूपांतर सीमा के बारे में, यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बारे में। रूपांतर सीमा किसे कहते हैं? जहाँ ना तो कोई नई परपटी का निर्माण होता है, जहाँ ना कोई नई परपटी बनती है और ना ही परपटी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो प्लेटें होती हैं इस बाउंड्री पर, इस सीमा पर एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये प्लेट इस दिशा में सरकेगी और ये प्लेट इस दिशा में सरकेगी। तो इससे क्या होता है? ना ही कोई परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है। तो इस तरह से ये जो बाउंड्री है इसे क्या कहेंगे? इसे रूपांतर सीमा कहा जाता है, यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहा जाता है। इन प्लेटों को कौन अलग करते हैं? तो रूपांतर भ्रंश जो होते हैं, जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होते हैं, वो इन प्लेटों को अलग करने वाले तल होते हैं। और ये रूपांतर भ्रंश जहाँ से दो प्लेटें एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में जब खिसकती हैं, ये जो रूपांतर भ्रंश हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये रूपांतर भ्रंश सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि जो कटकों के शीर्ष होते हैं, यानी कि जो पहाड़ों की श्रृंखला है उसके जो शीर्ष होते हैं उन पर एक ही वक्त में सभी जगहों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, ज्वालामुखी नहीं फटता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से अलग अलग प्रकार से गति करते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी का घूर्णन है वो भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर, जो अलग अलग प्लेट हैं, अलग अलग प्लेट के खंडों पर अलग अलग पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऑपोजिट साइड, यानी कि एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में सरक जाते हैं। इससे ना कोई नई परपटी का निर्माण होता है और ना ही किसी परपटी का विनाश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेट प्रवाह दरों के बारे में। प्लेट प्रवाह दरों के बारे में जानने से पहले हम यहाँ चित्र 4.6 को समझ लेते हैं। ये भारतीय प्लेट का प्रवाह इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो शुरुआत का भारत था वो इस तरह से था और 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व वो खिसककर इस तरफ आया और 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व उसकी स्थिति इस तरह से थी, 1 करोड़ वर्ष पूर्व उसकी स्थिति इस तरह से थी और अभी हम वर्तमान भारत की स्थिति इस तरह से देखते हैं। तो इस तरह से जो वर्तमान भारत है, पहले उसकी स्थिति कुछ किसी और तरह की थी, यानी कि वो जिस प्लेट पे था वो प्लेट किसी और जगह पर सिचुएटेड था, फिर वो खिसक करके इस तरह से आज हम भारत को देख सकते हैं कि वो किस तरह के पोजीशन में, किस पृथ्वी के किस हिस्से में भारत पाया जाता है, इसे हम समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेट प्रवाह दरों के बारे में। सामान्य और उत्क्रमण जो चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ होती हैं, जो कि मध्य महासागरीय जो कटक हैं, यानी कि महासागर के अंदर जो पर्वतों की जो श्रृंखला है, इन श्रृंखलाओं में
जो चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां हैं, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां हैं, वैज्ञानिकों ने इसी चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों को समझकर उन्होंने जो प्लेट की प्रवाह दरें हैं उनको समझा है। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां हैं, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां प्लेट प्रवाह की दर, यानी कि जो प्लेट है वो किस रेट से वो बह रही हैं, किस रेट से वो मूव कर रही हैं, उनको समझने में वैज्ञानिकों के लिए हेल्पफुल साबित हुई है, सहायक सिद्ध हुई है। जो प्रवाह की दर है, जो मूव करने की जो दर है, जो रेट है, वो अलग अलग है। अलग अलग प्लेट अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह से वो मूव कर रही हैं। आर्कटिक कटक की जो प्रवाह दर है, जो आर्कटिक कटक है उसकी जो बहाव की जो दर है, उसकी मूव करने की जो दर है वो सबसे कम है। करीब 1 साल में वो 2.5 सेंटीमीटर ही वो मूव करती हैं। ईस्टर द्वीप के नज़दीक पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो है, जो चिली से 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर है, इसकी बात करें तो इसकी जो बहाव है, इसके बहाव की जो दर है, इसके मूव करने की जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। ये 1 साल में करीब 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ये मूव करता है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह खिसकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेट को संचालित करने वाले बल, यानी कि ऐसे फोर्सेस जो प्लेट के मूवमेंट को संचालित करते हैं। यानी कि वो कौन सी ताकत है, वो कौन से फोर्स हैं जो प्लेट को संचालित करते हैं, जो प्लेट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लायक बनाते हैं। यहाँ लिखा है, जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी कि उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था, और बहुत बड़े भूखंड को उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। इस तरह से उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये बताया था कि महाद्वीप किस तरह से बना है। जब उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था तो उस समय ज़्यादातर जो वैज्ञानिक थे उनका ये यकीन था कि जो पृथ्वी है वो ठोस गति रहित पिंड है, यानी ठोस है और उसमें गति नहीं है, ऐसी पिंड है। हालांकि सागरीय अधस्तल विस्तार, जो सागर के अंदर की जो गहरी जो सरफेस है उसका जो विस्तार है, और प्लेट विवर्तनिक, यानी प्लेट एक प्लेट दूसरा प्लेट, जितना भी प्लेट है वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं, ये जो दोनों सिद्धांत हैं, इन दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया। कौन से दो सिद्धांत? सागरीय अधस्तल विस्तार, यानी सागर के अंदर के जो गहरे जो सरफेस है उनका विस्तार, और प्लेट विवर्तनिक, यानी जो प्लेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये जो सिद्धांत हैं, इन दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि जो पृथ्वी का धरातल है और भूगर्भ है, दोनों ही, जो पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी का जो भूगर्भ है, वो दोनों ही स्थिर नहीं है, रुकी हुई नहीं है, बल्कि वो गतिमान है, वो चल रही है। प्लेट विचरण करती है, जो प्लेट है वो विचरण करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये खिसकती है, और ये आज एक अकाट्य तथ्य है, यानी कि एक ऐसी पॉइंट है जिसको काटा नहीं जा सकता। और ये सच्ची बात है कि एक प्लेट जो है वो विचरण करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, खिसकती है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के जो नीचे चलायमान चट्टानें हैं, यानी चलती हुई जो चट्टानें हैं, खिसकने वाली जो चट्टानें हैं, वो वृत्ताकार रूप में, यानी गोल गोल रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर, जो पृथ्वी के अंदर गर्म पदार्थ हैं, वो ज्वालामुखी के माध्यम से धरातल पर पहुंचते हैं और फैल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, और फिर यही जो पदार्थ हैं जब गहराई में जाते हैं तो फिर से नष्ट हो जाते हैं। ये जो चक्र है वो बार बार दोहराया जाता है, और वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। संवहन किसे कहा जाता है? संवहन ऊष्मा के परिवर्तन को कहा जाता है, यानी कि ऊष्मा जब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर होती है उसे ही संवहन कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम हैं, यानी कि जो टेम्परेचर है उसके उत्पत्ति के 2 मीडियम है, 2 माध्यम है।
पहला क्या है, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और दूसरा है अवशिष्ट ताप। रेडियोधर्मी तत्व किसे कहते हैं, वो तत्व जो क्षय होने पर विकिरण उत्पन्न करते हैं। इस तरह के रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उनसे ताप जनरेट होता है। और फिर अवशिष्ट ताप यानी कि जो अवशिष्ट होते हैं, बचे कुचे जो पदार्थ होते हैं, जब वो गर्म होते हैं तो उनसे भी टेम्परेचर निकलता है। तो इस तरह से पृथ्वी के अंदर जो ताप है, जो टेम्परेचर है, उसकी उत्पत्ति के कितने माध्यम है, उसकी उत्पत्ति के 2 माध्यम है। पहला है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और दूसरा है अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया। उन्होंने विचार दिया जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। यानी कि यहाँ लिखा है कि इसके बाद, यानी जब होम्स ने सन 1930 में विचार को प्रतिपादित किया था तो उनके विचार के बाद हैरी हेस की जो सागरीय तल विस्तार थी, इस होम्स के विचार ने उस अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल हैं जो प्लेट को प्रभावित करता है, यानी कि प्लेट के नीचे दुर्बल और उष्ण यानी कि बहुत ही कमज़ोर और गर्म मेंटल हैं जो प्लेट को प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से जो प्लेट होते हैं वो मूव करते हैं। अब हम समझेंगे भारतीय प्लेट का संचलन, यानी कि जो भारतीय प्लेट है, भारत जिस प्लेट के ऊपर है, भारत जिस प्लेट में है, तो उसका संचलन किस तरह से हुआ, उसका मूवमेंट किस तरह से हुआ। अब कोई भी प्लेट है, उस प्लेट में बहुत सारी महासागर के सरफेस होंगे, किसी जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके भाग होंगे। तो इस तरह से भारतीय प्लेट का संचलन किस तरह से हुआ, यानी इंडियन प्लेट का मूवमेंट किस तरह से हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे भारतीय प्लेट जो है वो किस भाग में सम्मिलित है, किस भाग में आता है। तो जो भारतीय प्लेट है वो प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग में सम्मिलित है, इसी के भाग में वो आता है। अब हम समझेंगे कि जो भारतीय प्लेट है उसके चारों दिशाओं में किस किस तरह की सीमा है, कौन कौन से प्लेट हैं, और ये जो भारतीय प्लेट है कहाँ तक फैला है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। किसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, भारतीय जो प्लेट है उसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। और ये किस रूप में है, ये महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, यानी कि जो 2 महाद्वीप हैं उन प्लेटों की सीमा है। पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में, भारतीय प्लेट के पूर्व दिशा में म्यांमार के राखिनयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में इस तरह से जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो एक विस्तारित तल है, यानी भारतीय प्लेट के पूर्वी सीमा में एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है, यानी महासागरीय पर्वतीय श्रृंखला के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो इसके पश्चिमी सीमा में पाकिस्तान की किरथल श्रेणियों का अनुसरण करती है और ये आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तारन तल है उसमें जाकर मिलती है। भारतीय तथा अंटार्कटिक जो प्लेट की सीमा है वो सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो कि एक अपसारी सीमा है। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा क्या है, एक अपसारी सीमा है और ये लगभग पूरब से पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है, यानी कि पूरे जो फैली हुई जो सरफेस है उसमें मिल जाती है। यहाँ लिखा है भारत एक बहुत बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ साल पहले तक टेथिस सागर भारतीय महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ साल पहले जब पेंजिया में डिवीज़न हुआ, पेंजिया जब 2 भागों में बटा, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू कर दिया। जो भारत था वो उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू कर दिया। लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया से टकराया और जब वो भारत एशिया से टकराया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो भारत है
जब वो एशिया से टकराया तो यहाँ पर टकराने से हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, हिमालय पर्वत बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने चित्र 4.6 में समझा था, जो भारत है जब पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ तो भारत उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू कर दिया। भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू कर दिया और भारत जब उत्तर दिशा में खिसकते खिसकते जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया, जब एशिया से टकराया तो इसके टकराने से यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। यानी कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराया तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो मुड़कर ऊपर उठ गईं और इसे ही क्या कहते हैं, हम इसे ही हिमालय पर्वत कहते हैं। आगे लिखा है आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में, यानी दूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को, यानी कि जो एशियाई प्लेट है और भारतीय प्लेट है, इनको टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बहने लगा, उसके दौरान एक प्रमुख घटना घटी। वो थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना, यानी कि लावा के बहने से दक्कन ट्रैप का बनना। ऐसा लगभग 6 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और एक लंबे समय तक ये जारी रहा। यानी कि जो लावा था वो बहा और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ और ये 6 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ और एक लंबे समय तक ये जारी रहा। याद रहे कि ये उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के नज़दीक था, लगभग 4 करोड़ साल पहले, और इसके बाद हिमालय की उत्पत्ति शुरू हुई। यानी कि जब भारतीय उपमहाद्वीप, जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जब टकराया तो इसके बीच में ये प्लेट टकराने से इस सीमा की जो चट्टानें थी वो मुड़ गईं और फिर ये मुड़कर ऊपर उठ गईं, जिसे हम हिमालय कहते हैं, और इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है अभी भी जारी है और हिमालय की जो ऊंचाई है वो अब भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है और जो यूरेशियाई प्लेट है, इनमें जो टकराव हुआ था, इसकी वजह से जो हिमालय का निर्माण हुआ था, ये जो प्रोसेस है वो अब भी जारी है और इसकी वजह से हिमालय की जो ऊंचाई है, ये जो प्रोसेस है ये अभी भी जारी है और हिमालय की जो ऊंचाई है वो अब भी बढ़ रही है। यानी कि हर साल हिमालय बढ़ता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।